बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट हम लोगों ने लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लिया था, और नहीं सॉरी ये पढ़ना था, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लिया था। आज हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन से आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है क्या? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे सारे के सारे इनपुट फैक्टर वेरी कर जाएंगे, ऑल इनपुट फैक्टर वेरी करेंगे। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है क्या? इसमें तीन तरह के हमारे पास लॉज होते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहता ही है कि जब आप सारे के सारे अपने वेरिएबल फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को वेरी कर लेंगे तो आप जो है वो प्रोडक्शन एज पॉसिबल कर सकते हैं, जितनी आप चाहें प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब उस फेज में कह रहा है कि प्रोडक्शन तो कर लेंगे आप लोग, लेकिन प्रोडक्शन ध्यान में रखिएगा किस फेज में कितनी प्रोडक्शन आपकी होगी वो हम आपको बता देते हैं। तो तीन तरह के इसके लॉज होते हैं। नंबर वन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें पहली बात ये याद रखनी है कि इसमें आउटपुट ग्रेटर देन ऑल इनपुट होता है, यानी कि आप थोड़े से कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट हासिल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे इनपुट कम लग रहा है, लो इनपुट लग रहा है, कम इनपुट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट ग्रेटर है और इनपुट कम है। अगर इनपुट कम है तो कह सकते हो यहाँ पे कॉस्ट कम चल रही है, इनपुट हमारी कॉस्ट होती है। अगर इनपुट कम लग रहा है तो हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है? कम लग रही है। अगर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम है तो इस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम के ऊपर यह आउटपुट प्रोड्यूस करने का नाम इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है। गॉट इट? कांस्टेंट में क्या होगा? आउटपुट और इनपुट दोनों इक्वल होंगे, यानी कि जितना इनपुट लगाया उतना ही आउटपुट आएगा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सेम रहेगी क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट इकोनॉमी ऑफ स्केल चलता है, यानी कि एक ऐसा फेज होता है इकोनॉमी का जहां पर कॉस्ट ना इंक्रीज हो रही होती ना डिक्रीज हो रही होती, और आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा होता है। थर्ड वन इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है? जब हम एक लेवल से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तब आहिस्ता आहिस्ता हमारा रेट ऑफ चेंज इन ऑल इनपुट ज्यादा होना शुरू हो जाता है और आउटपुट हमें कम मिलता है। यानी कि एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है? आउटपुट कम मिलता है लेकिन हमारा इनपुट ज्यादा लग रहा होता है। ज्यादा रिसोर्सेज लगाकर हम कम इनपुट आउटपुट ले रहे होते हैं। अगर इनपुट ज्यादा लग रहा है तो कह सकता हूँ हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ज्यादा होना इसको डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। ऐसे ग्राफ में देख सकते हैं, स्टेज वन इंक्रीज हो रही है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और फिर हम डिक्रीज हो गए, ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आ गया। फिर पढ़ते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है। और उससे पहले लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर आ जाए, इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है? बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना, बल्क में प्रोडक्शन करना। जब हम ज्यादा क्वांटिटी में चीजें प्रोड्यूस करते हैं हमारी कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम आना शुरू हो जाती है। तो लो कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन करने का नाम क्या है? इकोनॉमी ऑफ स्केल पर है। अगर आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम हो रही है और आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब अब इकोनॉमी ऑफ स्केल में है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल ये है, जैसे कि डायग्राम में नजर आ रहा है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मुसलसल ये कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। ये जो कॉस्ट का डिक्रीज होना है ये किस फेज की निशानी है? इकोनॉमी ऑफ स्केल। और जब हम Q2 तक प्रोडक्शन तक कर ली और अगर हम चाहते हैं यार Q2 से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करें, और जब Q2 से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करेंगे ऑब्वियस बात है हमारा चीजों पर कंट्रोल लूज होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इस पॉइंट के बाद हमारी कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये कॉस्ट का इंक्रीज होना ये कहता है कि ये डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल है। सिंपल इज दैट। अब रीजन ये है किस वजह से इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव होता है, किस वजह से हम डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल पे चले जाते हैं।
उसके कुछ रीजन है। नंबर 1 है स्पेशलाइजेशन, लेबर स्पेशलाइज होगी, कॉस्ट सेव कर लेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कॉस्ट सेव कर लेंगे। बल्क क्वांटिटी में चीजें प्रोड्यूस करेंगे तो बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट सप्लायर से ले लेंगे। रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ता ले लेंगे, उससे कॉस्ट बच जाएगी। अगर बैंक से आपने क्या करना, लोन लेना है तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक से लोन ले लेंगे, उससे भी इंटरेस्ट एक्सपेंस बच जाएगा, उससे भी कॉस्ट कम हो जाएगी। रिपेयर मेंटेनेंस अपने खुद करवा लेंगे, अपने खुद का बंदा हायर कर लेंगे, बार बार रिपेयर मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस से बच जाएंगे। स्टार्टअप कॉस्ट एक मरतबा आएगी, बाद में कॉस्ट नहीं आती, तो इससे भी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता रहेगा, गुडविल बढ़ती रहेगी, तो हमें बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करते हैं। ठीक है जी, ये एग्जामिनर लाजमी पूछता है तो इसको देख लीजिएगा। डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल वो फैक्टर जिससे हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाए, वो कौन सी होती है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। वर्कर्स और मैनेजमेंट के दरमियान में, हायर अथॉरिटी के दरमियान में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से हमें नुकसान हो जाता है। मान लें रेस्टोरेंट में खाना छाना बन रहा है, तो सुपरवाइजर ने कहा दूर से जाकर यार नमक डाल देना। अब वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए थे, 4 लोग दूर दूर बैठे हुए थे, चारों ने कहा अच्छा यार हो सकता है उसने नमक डाल दिया, उसने तो एट द एंड किसी ने नमक डाला ही नहीं, तो पता चला सारा खाना खराब हो गया। ठीक है, तो फिर दोबारा ऐसा हुआ, सुपरवाइजर ने दोबारा जाते थे कह दिया यार नमक डाल देना। अब वो चारों बैठे हुए थे कि यार लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, हम चारों से नमक मिस हो गया, हमने सोचा वो नमक डाल देगा, तो चारों ने बारी बारी नमक डाल दिया। इटसेल्फ सुपरवाइजर ने कहा यार वो सारे निकम्मे भूल गए थे, उसने भी नमक डाल दिया, अगेन खाना खराब हो गया। ठीक है नहीं, तो समटाइम कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से कॉस्ट हमें ज्यादा बेयर करनी पड़ती है। अगर हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट लार्ज है तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है। स्टाफ ओवरहेड, समटाइम हम जरूरत से ज्यादा स्टाफ रख लेते हैं, इतनी जरूरत होती नहीं है। अब जो एक्स्ट्रा स्टाफ होगा वो एक्स्ट्रा सैलरीज ले रहा है, एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, पर एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा, तो उससे हमारी कॉस्ट ज्यादा हो रही है। लेबर अनरेस्ट, अगर हम ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे, और उस ज्यादा प्रोडक्शन करने के चक्करों में हम लेबर से ज्यादा काम करवाएंगे, उनके हेल्थ का, उनके रेस्ट का ख्याल नहीं रखेंगे, तो लेबर अनरेस्ट और टेंशन फील करेगी। तो उस कंडीशन में वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, जो कि अल्टीमेटली हमारे कॉस्ट का इंक्रीज की रीजन बनेगी। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इनवैल्यूएबल रिलेशनशिप, इनवैल्यूएबल रिलेशनशिप है कि यहाँ पे 2-3 बातें बस याद रखनी है। नंबर 1 बात ये रखनी है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। सेकंड, जब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इक्वल हो जाए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के, इसको कहते हैं प्लान्ड लेवल ऑफ आउटपुट, इसको कहते हैं प्लान्ड लेवल ऑफ आउटपुट। और इसके अलावा तीसरी बात, सम ऑफ ऑल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, सारी के सारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को जमा करें तो उनको कहते हैं प्लांट कर्व। प्लांट कर्व मीन प्लांट मीन प्रोडक्शन प्लांट। और फोर्थ वन पर मिनिमम कॉस्ट आउटपुट एंड मिनिमम कॉस्ट आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट उसको कहते हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल। बस ये है सारा इसमें, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ और समझना इसके बारे में तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस कर्व को एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ आखिरी बार, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, पहली मरतबा एक्सप्लेन करने दे। इतना टाइम नहीं है भाई, जल्दी जल्दी आ जाए ज़रा। भाई ये देखें, जब हमने मान लिया प्लांट 1 है, शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट क्या है, ये प्लांट क्या है, ये प्लांट 1 है। जब मैंने प्लांट 1 ख़रीदा था और प्लांट 1 में इस्तेमाल कर रहा था, तो अगर मैं Q1 लेवल तक प्रोडक्शन करता हूँ तो उस वहाँ तक प्रोडक्शन करूँगा तो उतनी कॉस्ट कम आ रही है। Q1 पर क्या आ रही है, मेरी कॉस्ट सबसे कम आ रही है। लेकिन जैसे मैं Q1 से बाहर जाऊँगा, तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता मेरी कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू होगी। कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गई है मेरी, ये नज़र आ रही है। कलर चेंज कर लेते हैं, हो सकता है कॉस्ट इंक्रीज नज़र आना शुरू हो गई है। ये जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही होगी, इसका मतलब अगर मैं चाहता हूँ ये कॉस्ट मेरी इंक्रीज ना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं एक दूसरा प्लांट हायर कर लूँगा, मैं एक दूसरा प्लांट लगा लूँ। तो मैंने प्लांट 2 लगा लिया। जब प्लांट 2 लगा लिया तो उसमें भी कैपेसिटी है। अब मैं जब प्लांट 2 से प्रोडक्शन करूँगा, अब चेक करें मैं Q1 से आगे Q2 प्रोडक्शन करता जा रहा हूँ। वो प्लांट 1 क्योंकि फिक्स था प्लांट 1, तो वो तो कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने प्लांट 2 लगाया, अब वो कॉस्ट मेरी इंक्रीज नहीं, फर्दर मैं डिक्रीज करने के लिए क्या हो गया, एलिजिबल हो गया। मैंने फर्दर कॉस्ट डिक्रीज कर ली इंक्रीज की बजाय, और मैं मिनिमम पॉइंट तक, मिनिमम कॉस्ट तक पहुंच गया। इसका मतलब अगर मैं Q2 तक प्रोडक्शन करता हूं तो मैं ये मिनिमम कॉस्ट अचीव कर लूंगा। और अगर मैं Q2 से बाहर जाऊंगा, यानी कि Q2 से आगे प्रोडक्शन करना चाहूंगा, और मेरे पास तो प्लांट 2 है, तो प्लांट 2 कहेगा भाई अगर इससे ज़्यादा करोगे तो फिर मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ पे तुम्हारी कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, वो कहेगा नहीं यार मैं तो कॉस्ट कम रखना चाहता हूँ, इकोनॉमी ऑफ स्केल पे चलना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा, एक प्लांट 3 खरीद लेगा। जब प्लांट 3 खरीद लेगा तो कॉस्ट प्लांट 2 की निस्बत, प्लांट 2 तो बहुत जल्दी से कॉस्ट इंक्रीज कर रही है ना, प्लांट 3 देखें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, और यहाँ तक। इसका मतलब अगर वो Q3 तक प्रोडक्शन करता है तो ये उसको मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगी। ये है हमारा सारा प्लांट कर। और अगर इस सारे सिनेरियो में अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे Q1 और Q2 के दरमियान प्रोडक्शन करनी है, तो प्लांट 1 इस्तेमाल करूं, प्लांट 2, क्योंकि प्लांट 2 ये मिनिमम कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन करेगा। और अगर Q2 और Q3 के दरमियान प्रोडक्शन करें फिर भी Q2 प्लांट इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे Q3 से बाहर जाना है फिर कौन सा प्लांट इस्तेमाल करूंगा, ठीक, क्योंकि ये मिनिमम कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेलपर। नेक्स्ट टॉपिक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट को आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहते हैं। ये रियल एक्सपेंस होता है। इसमें क्या होता है, पेड आउट कॉस्ट, इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो, इसमें रियल में पैसा खर्च हो रहा होता है। और आपको होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन कंसीडर करता है, अकाउंटेंट कंसीडर करता है। जितने भी आपके इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव में, ऑपरेटिंग कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एक्सपेंस, सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ सेल आल्सो द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एग्जांपल बताइए, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, जो एक सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट होती है, जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल लिखता है, एग्जांपल में जो एग्जामिनर पूछता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जांपल इम्प्लिसिट कॉस्ट की, और नॉर्मल प्रॉफिट भी एग्जांपल है इम्प्लिसिट कॉस्ट की। तो एग्जांपल लिखता है, रेंट दैट अ शॉप ओनर कुड रिसीव ऑन बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग बिजनेस इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर लैंडलॉर्ड। कहता है कि एक शॉप ओनर होता है, वो रेंट रिसीव करता है ऑन बिल्डिंग के ऊपर, इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग बिजनेस, कहता है वो बिजनेस नहीं करता, इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर लैंडलॉर्ड। इसका मतलब क्या है, अगर एक बिल्डिंग है, अगर वो बिजनेस करेगा तो जो बिल्डिंग से किराया आ रहा था वो सेक्रीफाइस करेगा, तो बिल्डिंग का किराया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। अगर वो क्या करता है, अपनी दुकान को किराए में दे देता है, तो बिजनेस का ना करना उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। ठीक हो गया जी? अच्छा, मसला इसमें। और अगर बिजनेस का मालिक है, वो अपने आप को सैलरी दे रहा है, तो अपने आप को सैलरी नहीं दे सकते, अपने आप को सैलरी नहीं दे सकते। ठीक है ना?
अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, सेल में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करेंगे। और इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, सेल में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी माइनस करेंगे और इम्प्लिसिट भी माइनस करेंगे। ठीक है जी। ये वाली एग्जांपल थी, ये देख लीजिएगा, इसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन थी। टाइप्स ऑफ कॉस्ट में आ जाए। ये तो बच्चों का खेल है, टाइप ऑफ कॉस्ट। भाई फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक्टिविटी के चेंज होने से चेंज नहीं होती। जैसे कि रेंट, भाई मैं चीजें बनाऊं या ना बनाऊं, अगर मेरा आउटपुट जीरो है, अगर आउटपुट जीरो है फिर भी फिक्स कॉस्ट मेरी लाजमी आएगी। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका ताल्लुक एक्टिविटी लेवल, प्रोडक्शन लेवल से होता है। भाई जितनी प्रोडक्शन ज्यादा, जितना आउटपुट ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा। आउटपुट ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा। आउटपुट कम, वेरिएबल कॉस्ट कम। और अगर आउटपुट जीरो हो जाए तो वीसी भी जीरो हो जाएगा। टोटल कॉस्ट में दोनों चीजें आती हैं, फिक्स भी आती है, वेरिएबल भी आती है। इन तीनों ग्राफ की जियारत कर लें। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ ऐसे बनता है और वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ ऐसे बनता है। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, मैं बना के दिखाऊंगा। और टोटल कॉस्ट में क्योंकि फिक्स भी है, वेरिएबल भी है, तो दैट्स व्हाई टोटल कॉस्ट का ग्राफ ये बनता है। ओरिजिन से थोड़ा ऊपर ये वाला हिस्सा शो करता है फिक्स कॉस्ट, और ये रियल इकोनॉमी से ग्राफ बनता है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कॉन्स्टेंटली मूव नहीं करती है। तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, टोटल कॉस्ट ओरिजिन से अब से इंक्रीज होगी, और टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पे ये रहेगी। मार्जिनल कॉस्ट पे आ जाए। मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है कि एडिशनल कॉस्ट होती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एडिशनल कॉस्ट होती है, और ये स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट होती है। स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, हाँ ठीक है, स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन होती है। ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन क्वांटिटी। तो मार्जिनल कॉस्ट की फॉर डेफिनेशन, जितनी मार्जिनल की डेफिनेशन है सारी कीमती हैं, उनमें कम से कम 3 बातें लाजमी करनी है। एक इंग्लिश वाली डेफिनेशन, एक वो टोटल की स्लोप होती है, और एक उनका फॉर्मूला। तो 3 बातें मार्जिनल की डेफिनेशन में होनी चाहिए। एवरेज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, ये टोटल है। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। या दूसरा तरीका क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज टोटल कॉस्ट ही बन जाता है। ये सारी कैलकुलेशन करनी आती हैं? सारी कैलकुलेशन करनी आती हैं? इनमें कोई प्रॉब्लम? ओके। जैसे कि यहाँ पे देख लें यार, यूनिट 0 है, फिक्स कॉस्ट फिर भी 10 आ रही है, और अगर यूनिट आउट 0 तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 0 होगी। और अगर यहाँ से मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़े तो फिक्स प्लस वेरिएबल 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20 डन। और अगर मुझे टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, 10। 0 से लेके 1 तक आउटपुट में कितना चाहिए, 1। तो 10 डिवाइड बाय 1 10 आएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी कि 10 डिवाइड बाय 1 10, 10 डिवाइड बाय 2 5। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और जैसे कि 10 ये कर लेते हैं, 19 डिवाइड बाय 2 9.5। और एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और ये कर लेते हैं 10 डिवाइड बाय 0 कुछ भी नहीं आएगा, 20 डिवाइड बाय 1 20। इस तरह से कैलकुलेशन ये होती है। इनके ग्राफ इंपॉर्टेंट है। एवरेज टोटल कॉस्ट हो या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, इन दोनों के ग्राफ तकरीबन सेम पैटर्न पे बनते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप बनता है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज होकर ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट है तो ये एवरेज टोटल कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे से बनेगा, तो ये भी थोड़ा सा ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा और ये फिर इंक्रीज कर जाएगा।
उसके बाद आ गया मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ। मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ हमेशा यू शेप बनता है और ये हॉकी शेप बनता है। एमसी हमेशा ये हॉकी शेप इस तरह से बन रहा होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट शुरू में डिक्रीज करेगा, लेकिन जब इंक्रीज करेगा तो शार्प इंक्रीज इसमें आएगा, अच्छा खासा इंक्रीज आएगा इसमें, ठीक है। तो एमसी हॉकी शेप बनता है। एक बात याद रखनी, एमसी हमेशा एवरेज टोटल कॉस्ट हो या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, हमेशा उन दोनों को मिनिमम से कट करके गुजरेगा, ठीक है। और लास्ट में रह गया एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। और इसके ऊपर एग्जामिनर एमसीक्यूज पूछता है। तो इन तीन चारों ग्राफ के पैटर्न आप लोगों को पता होने चाहिए। जी आपको स्पेशल प्रॉब्लम चल रही है, ये बंद नहीं हो रहा, जमीन रख के इसको जमीन के नीचे मार, फिर देख कैसे बंद होता है। ये साइलेंट मोड पे लगा ले यार। अच्छा जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ये एग्जामिनर लाजिम पूछता है। भाई आपको पता है एवरेज कॉस्ट यू शेप बनता है और मार्जिनल कॉस्ट हॉकी शेप बनेगा, और एमसी एसी कहां से कट करेगा, ये मिनिमम से कट करेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, यहां पर आ जाए जरा। भाई एमसी और एसी यहां पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक पॉइंट ए कर लेते हैं, ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट सी कर लेते हैं। 3 पॉइंट्स के ऊपर रिलेशन। भाई ए पॉइंट के ऊपर देखें कौन एमसी ग्रेटर है या एमसी कम है, एमसी लेस है। अगर एमसी लेस है एसी से तो एसी क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो अगर एमसी लेस होगा एसी से, एसी क्या होगा, डिक्रीज। बी पॉइंट पर दोनों क्या होंगे, इक्वल। अगर दोनों इक्वल होंगे तो एसी क्या होगा, मिनिमम। और ये मैंने कल बताया था, कॉस्ट मिनिमम होती है, प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो एसी क्या होगा, मिनिमम। अब पॉइंट सी पे देखिए एमसी ग्रेटर हो गया, एमसी ग्रेटर तो इसके बाद एसी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा। तो अगर एमसी ग्रेटर है तो एसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट टॉपिक, वाई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यू शेप। भाई इसमें 3 बातें आप लोगों को मैंने बताई थी, याद है? 3 बातें। पहली वाली बात क्या थी, लॉ ऑफ। भाई सबसे पहले वाली बात, भाई ये एवरेज कॉस्ट ये ऐसे करके यू शेप कैसे बनता है, ये एवरेज कॉस्ट है। तो 2 रीजन थे इसके गिरने की, एक रीजन थे इसके इंक्रीज होने की। भाई एवरेज कॉस्ट का पहला फेज ये वाला, जब एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कब करेगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। क्योंकि जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होता है वो एक्चुअली में लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट होता है। और जब कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो कॉस्ट डिक्रीज होना ही होना है। सेकंड रीजन क्या बताई थी इसकी, वेल डन, एवरेज फिक्स कॉस्ट का डिक्रीज करना। जब एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज करेगी, क्योंकि इस एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट भी है, तो जब एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज करेगी तो ऑब्वियस बात है वो एवरेज कॉस्ट को भी अपने साथ गिराएगी। अब आ गया इंक्रीज की एक रीजन, तो इंक्रीज की तो एक ही रीजन है, वेल डन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है वो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट होता है। और अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो अच्छी बात है यार, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट इंक्रीज होगी तो ये इंक्रीजिंग वाला फेज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंपैरेटिव स्टडी, वी हैव ऑलरेडी डन दी कंपैरेटिव स्टडी। जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होता है वो डिमिनिशिंग कॉस्ट होता है, और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है वो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट होता है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। ये वाला क्या, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, और सेम टाइम में क्या, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। और ये क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न, और ये क्या, इंक्रीजिंग कॉस्ट। कांस्टेंट पे दोनों कांस्टेंट। रेवेन्यू पे राजू, रेवेन्यू का मतलब क्या, चीजों को बेचना। रेवेन्यू हमारी सेल होती है, रेवेन्यू हमारी क्या होती है, सेल होती है।
भाई टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल रेवेन्यू भाई सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, ऐसे ही है, ये रेवेन्यू आ गया। एनी प्रॉब्लम? मान लें एक चीज 50 रुपए की मिलती है और वो मैंने 2 खरीदी, तो दुकानदार ने कितना रेवेन्यू कमाया? 100 रुपए कमा लिए। एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा? टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड कर दो। मार्जिन रेवेन्यू क्या आएगा? चेंज इन टोटल रेवेन्यू चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड आ जाएगा। और मार्जिन रेवेन्यू टोटल की क्या होती है? स्लोप होती है। देन अब ये रेवेन्यू कर्व 2 मार्केट स्ट्रक्चर में डिफरेंट स्टाइल से बनता है। हमारे पास 2 तरह के मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक को क्या कहते हैं हम? परफेक्ट कंपटीशन, और एक को इम्परफेक्ट कंपटीशन। एक को परफेक्ट कहते हैं और एक को, ये परफेक्ट हो गया, एक इम्परफेक्ट हो गया। इम्परफेक्ट कंपटीशन में 3 तरह के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक मोनोपोली और एक ओलिगोपोली। पहले देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन की सबसे पहले मेन निशानी क्या है? प्राइसेस क्या होती हैं? सेम होती है। अगर प्राइसेस सेम होंगी तो देखें प्राइस भी 10 चल रही है, रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू भी 10 चल रहा है, मार्जिन रेवेन्यू भी 10 चल रहा है। तो इस क्वांटिटी के ऊपर कह सकता हूँ P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, तीनों के तीनों 10 है। तो परफेक्ट कंपटीशन की रेवेन्यू कर्व क्या बनती है? परफेक्टली इलास्टिक। इसका नाम क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। और इसका नाम क्या है बच्चों? और क्या ये? परफेक्टली इलास्टिक तो हो गया ना ये। और इसके नाम क्या नाम? भाई ये हॉरिजॉन्टल है। ये पैरेलल टू और परपेंडिकुलर टू वाई। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आ जाए। इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस सेम नहीं होती, प्राइसेस चेंज होती हैं। जब प्राइसेस चेंज होती हैं तो प्राइसेस क्या आ गई हमारे पास? डिक्रीज हो रही है। 109876 प्राइसेस क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही हैं। जब प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, होने देखो मतलब प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं तो एवरेज रेवेन्यू भी सेम चल रहा है। जो प्राइस चल रहा है वही एवरेज रेवेन्यू चल रहा है। तो कह सकता हूं कि P इज इक्वल टू AR होता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू से क्या है? ग्रेटर है। ये सारी क्लास में कैलकुलेशंस करवाई हुई है, जरूरत है इनकी। तो याद रखिएगा परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR होता है, और ये डिमांड कर्व भी होती है। जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में P इज इक्वल टू AR, लेकिन वो ग्रेटर देन MR होते हैं दोनों। इसका रेवेन्यू कर्व कैसे बनेगा? भाई दोनों डाउनवर्ड बनेंगे, लेकिन पहले AR बनेगा, बाद में MR बनेगा। और लास्ट में एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट, परफेक्ट कंपटीशन P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR होता है, जबकि इम्परफेक्ट में P इज इक्वल टू AR ग्रेटर देन MR होता है। जी सर। यस सर। मार्केट स्ट्रक्चर पर आ जाए। मार्केट स्ट्रक्चर में आ जाए। भाई सबसे पहले फर्म इक्विलिब्रियम क्या है? भाई फर्म इक्विलिब्रियम ये वेयर MC इज इक्वल टू MR और MC कट MR फ्रॉम बिलो। तो अगर ये लिखा हो इसका मतलब क्या है? फर्म इक्विलिब्रियम है। और MC कट MR फ्रॉम बिलो का दूसरा नाम क्या होता है? कि MC कट MR फ्रॉम इंक्रीजिंग ट्रेंड। इंक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब ये देखिए, ये जो MC कर्व है MR को इंक्रीजिंग ट्रेंड से कट कर रही है। तो इक्विलिब्रियम A पे बनेगा, B पे बनेगा? हम कहेंगे B पे बनेगा, क्योंकि A पर तो MC MR को अबव से कट कर रही है। डन। पहला कंपटीशन हमारे पास आ गया। भाई फर्स्ट कंपटीशन को क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। भाई परफेक्ट कंपटीशन पहली निशानी प्राइसेस सेम होंगी, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचेंगे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट मीन 100% सेम बेचेंगे, और यहाँ पे कोई बैरियर नहीं होगा। अगर किसी मार्केट स्ट्रक्चर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम कहेंगे उन मार्केट में आपस में परफेक्ट कंपटीशन। जैसे कि एग मार्केट होगी, चिकन मार्केट होगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम चिकन की बात करें तो ब्रॉयलर और देसी, भैया है तो चिकन की कैटेगरी, क्या ये और ये 100% सेम है?
तो ब्रायलर और देसी ये होमोजीनियस हैं पर ये आइडेंटिकल नहीं है। इसकी कंडीशन में, ये कंडीशन तो आसान सी है यार, इसमें तो कोई मसला नहीं है भाई। कंडीशन पढ़ लीजिएगा, ये कंडीशन परफेक्ट कंपटीशन में होती है। आगे आ जाए। कंडीशन में कोई प्रॉब्लम है? ओके चलें जल्दी से बता देता हूँ भाई। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं क्योंकि आपकी फोर्थ होने वाली शक्लें हो जाती हैं भाई। आइडेंटिकल प्रोडक्ट होती हैं, मार्केट में एंटर होना और एग्जिट होना कोई टेंशन नहीं है भाई। बायर को परफेक्ट नॉलेज होती है यहाँ पर क्योंकि प्राइसेस ही फिक्स है, तो परफेक्ट नॉलेज चलना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नेग्लिजिबल होगी, जीरो होगी यहाँ। फैक्टर परफेक्टली मोबिलिटी का मतलब है भाई रिसोर्सेज स्विचेबल। अगर एक जगह आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो अपने रिसोर्सेज को दूसरी जगह पर आप शिफ्ट कर सकते हो। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है, अभी हमने बताया रेवेन्यू कर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। फर्म प्राइस टेकर होंगे, फर्म क्या होंगे? प्राइस टेकर होंगे भाई। ये जो प्राइस टेकर है ये हमारी फर्म है, और ये जो मार्केट को इंडस्ट्री कहते हैं, ये जो फर्म कौन सी प्राइस फॉलो करेगी? मार्केट। अगर मार्केट में एक चीज 10 रुपए की है, मार्केट में एक चीज 10 रुपए की है तो भाई फर्म भी 10 रुपीज चार्ज करेगी। और मार्केट कहते नहीं भैया 15 रुपए की कीमत होगी तो भाई फर्म भी 15 रुपए कर देगी। मार्केट कहते नहीं यार 20 रुपए कीमत होगी, फर्म भी 20 रुपए कर देगी। तो जो मार्केट की प्राइस होगी फर्म भी वही प्राइस चार्ज करेगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर भाई प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर सेल में से कॉस्ट माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट तो प्रॉफिट आ जाएगा। भाई प्रॉफिट 3 तरह का, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, एक्सेस प्रॉफिट कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं। सही है। ये कब नजर आएगा? जब मेरा टोटल रेवेन्यू ग्रेटर होगा टोटल कॉस्ट से, या एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होगा एवरेज कॉस्ट से। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक प्रॉफिट इक्वल टू 0। और सब नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? इसको इकोनॉमिक लॉस कहते हैं, जब हमारा टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट या एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट होगा। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट मीन इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 होगा जो कि एक ब्रेक इवन सिचुएशन होती है। और सब नॉर्मल प्रॉफिट हमारा इकोनॉमिक लॉस होता है। और इन तीनों के डायग्राम की ज़्यारत पता ही आप भाई। पहली वाली डायग्राम सुपर नॉर्मल पर आ जाए। इस सुपर नॉर्मल वाली डायग्राम में, सुपर नॉर्मल वाली डायग्राम में भाई ये कॉस्ट है, एमआर रेवेन्यू है। तो देखें मार्जिन रेवेन्यू यहाँ पर है, कॉस्ट कम है, तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ बनेगा। गॉट इट? यस सर। नॉर्मल प्रॉफिट में चेक करें भाई, कॉस्ट और एआर भाई दोनों यहाँ पर हैं, तो रेवेन्यू कॉस्ट दोनों बराबर हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ है ये। और अगर कॉस्ट ऊपर चल गई, अब चेक करें कॉस्ट ऊपर चले गई जबकि एआर रेवेन्यू नीचे है, तो कॉस्ट ग्रेटर देन रेवेन्यू, तो ये सब नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि इकोनॉमिक लॉस वाला ग्राफ है। और लॉन्ग रन में हमें पता है, लॉन्ग रन में पहले बताऊंगा जरा। लॉन्ग रन में आपको पता है हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट फर्म अर्न करेगी। क्यों? लार्ज नंबर ऑफ सेलर की वजह से, लार्ज नंबर ऑफ सेलर की वजह से। भाई जब हम सब नॉर्म यहाँ पर आ जाए, लॉन्ग रन में क्या होता है? जब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर होते हैं, जब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर होते हैं तो न्यू लोग मार्केट में एंटर होते हैं, हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट पर पहुंच जाते हैं। और जब हम सब नॉर्मल प्रॉफिट पर होते हैं, कुछ इंडस्ट्री मार्केट को लीव करते हैं, हम दोबारा नॉर्मल प्रॉफिट पर आए। ठीक है बच्चों? यार बड़ा स्लो चल रहा हूँ मैं सोच रहा टेबल बना के 2 मिनट थका दूं सारा। भाई परफेक्ट शटडाउन क्या है? शटडाउन पॉइंट क्या है? भाई शटडाउन पॉइंट में अगर प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, अगर प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाए तो ये शटडाउन है। और अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाए तो ये कंपलसरी शटडाउन है। और ग्राफ में नजर कहाँ पे आएगा ये चेक करें भाई। ये हमारा क्या है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो यहां से लेके यहां तक तो इकोनॉमिक लॉस चल रहा है ना, यहां से लेके यहां तक ऐसे। अच्छा अब शटडाउन पॉइंट क्या है? जब प्राइस किसके इक्वल होगी? यहाँ पर है जरा, किसके इक्वल होगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। याद रखेगा यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा तो शटडाउन आएगा। समटाइम ये इसको शटडाउन ना समझ लेना। प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, भाई ये तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है।
ये तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो शटडाउन किसके साथ बनेगा? वेरिएबल कॉस्ट के साथ बनेगा। तो भाई अगर यहाँ पे एक नई कर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन जाए तो इस पॉइंट के ऊपर प्राइस और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेम है तो ये शटडाउन का ग्राफ बनेगा। और कंडीशन क्या है यहाँ पर, अगर एग्जामिनर कह दे कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और अगर होता पी इज इक्वल टू ए आर होता है, समटाइम एग्जामिनर पी नहीं लिखे, वो कहेगा क्या ए आर इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर शटडाउन होता है? आप कहेंगे भाई बिल्कुल होता है। और अगर ये पॉइंट नजर नहीं आया तो फिर हम ये वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे, सही है। और हमें पता पी इज इक्वल टू ए आर होता है, अगर वो पी नहीं लिखेगा तो ए आर लिख देगा। डन बच्चों? बाकी ये वाली आपको इस तरह से मैंने क्लास में एग्जांपल में समझाया हुआ है। भाई नहीं, माजरत स्लाइड पे भेज दीजिएगा। जी, ये भेज दीजिएगा ग्रुप में। क्या? ये भेज दीजिएगा ना ग्रुप में स्लाइड्स। अच्छा जी, अच्छा यार नोट कर लो जल्दी से, तस्वीर ले लो, नोट नहीं करना। इसकी तस्वीर लेनी है। अच्छा मैंने हैवी किस्म की लगानी है, फिर तूने कानों से तेरे धुएं निकलने हैं, सही है। हाँ आइसिंग करनी पड़ जानी है फिर। नहीं भाई नहीं, तरीका एक ही है। हाँ? और डाउन हो जाए। ये वाली बात, ये वाली बात। चलें जी बच्चों, मोनोपोली पर आ जाएं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पर आ जाए। भाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बच्चों खामोश, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमें पता मैनी सेलर होंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और वो जो मोनोपोलिस्ट होंगे, वो जो भाई खामोश भाई, वो जो प्रोड्यूसर होंगे वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस खुद सेट कर सकते होंगे, तो दैट्स वाई वो प्राइस मेकर होंगे। एग्जाम्पल में रेस्टोरेंट हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, शू आउटलेट वगैरह हो गए। यानी कि अगर आप एक जनरल स्टोर में जाएं, सुपर मार्ट में जाएं, वहाँ पे जितनी भी गुड्स पड़ी होंगी उन सब गुड्स में आपस में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चल रहा होता है। भाई इसके फीचर्स क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं। मिसाल के तौर पर चिप्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह कुकिंग ऑयल वाले ब्रांड्स बहुत ज़्यादा है, रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे ना फ्यू बैरियर होगा। क्या परफेक्ट कंपटीशन में बैरियर था? कोई नहीं था। यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी नजर आएगी आपको। नॉन प्राइस कंपटीशन होगा, प्राइसेस सबकी बहुत करीब करीब होंगी। तो कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? एडवर्टीजमेंट करके, कस्टमर लॉयल्टी से, कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करके। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेम है जो हमने ऊपर परफेक्ट कंपटीशन में पढ़े। भाई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? या टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, या बच्चों बातें नहीं करते, या टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, या एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। सही है। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? या टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होगी। ग्राफ में आ जाए जरा। अच्छा, सबसे पहले हमें फर्म इक्विलिब्रियम ढूंढना है। भाई वो लास्ट वाला फैन ऑफ करो, कोई मसला नहीं मरेंगे, जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, भाई सबसे पहले फर्म इक्विलिब्रियम देखिए। भाई फर्म इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनेगा,
क्योंकि यहाँ पर MC है और ये MR है, तो MC इज इक्वल टू MR यहाँ पे बन गया। अब इस इक्विलिब्रियम पर खड़े होकर वर्टिकल मूव करना है और आपने दो कर्व्स को ढूंढना है, एक रेवेन्यू को और एक कॉस्ट को। ढूंढे जनाब भाई। सबसे पहले वर्टिकल मूव किया तो पहले कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट कर्व मिल गई भाई? कॉस्ट की मिल गई। तो कह सकता हूँ B मेरी कॉस्ट है, B मेरी कॉस्ट है। और यहाँ से जब वर्टिकल मूव किया तो एवरेज रेवेन्यू को ढूंढना है भाई। एवरेज रेवेन्यू तो ये था ना AR, तो एवरेज रेवेन्यू तो ये है। तो देखिए रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट है, तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का एरिया बना सारा के सारा। गॉट इट। एग्जाम में ग्राफ अगर ये बना बनाया आएगा, आपको सिर्फ ग्राफ को रिकग्नाइज करना है कि ये नॉर्मल, सुपर नॉर्मल या सब नॉर्मल है। अब ये वाला ग्राफ देखें, इस वाले ग्राफ में देखें ये कॉस्ट ये रेवेन्यू भाई दोनों यहाँ पे कॉमन है। इसका मतलब ये कौन सा प्रॉफिट होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे। और सब नॉर्मल प्रॉफिट में देखें कॉस्ट ग्रेटर होगी रेवेन्यू। चेक करें, ये कॉस्ट के ऊपर निकल के रेवेन्यू नीचे रह गया, तो ये क्या होगा? लॉस सिचुएशन होगी, दैट इज ए सब नॉर्मल प्रॉफिट। और क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लॉन्ग रन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, दैट्स व्हाई इन लॉन्ग रन फ्रॉम ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। भाई नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। एडवांटेज और डिसएडवांटेज लाजमी पढ़ने हैं, एग्जामिनर MCQ पूछता है। जितने भी एडवांटेज इनके सबके ना नाम ही काफी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास मोनोपोली आ गया। मोनोपोली क्या होता है भाई? सिंगल सेलर होगा, यूनिक प्रोडक्ट सेल करेगा पूरी मार्केट में और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। अगर एक सप्लायर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका मतलब उसकी इकोनॉमी में, मार्केट में मोनोपोली है। एग्जाम्पल में वापडा हो गया, SNGPL, PTCL, खरा मोनोपोली नहीं है, और लेकिन गवर्नमेंट के इदारे से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोनोपोली भी उसकी है। PTCL के अलावा कोई भी लैंडलाइन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो दैट्स व्हाई अगर लैंडलाइन टेली कम्युनिकेशन की बात की जाए तो PTCL की स्टिल मोनोपोली है। पाकिस्तान रेलवे उसकी मोनोपोली है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास रेलवे सिस्टम पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मोनोपोली के फीचर क्या होते हैं? सिंगल सेलर होता है, यूनिक प्रोडक्ट बेचता है, हैवी बैरियर होता है। आप इतने तगड़े बैरियर लगाता है तो इसके ऊपर उसने पूरा टॉपिक बना दिया इसके बैरियर के। पढ़ा था हमने बैरियर, अभी आने वाले हैं। ये प्राइस मेकर होता है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। भाई अगर सिंगल सेलर होगा तो सारा प्रॉफिट उसी का ही होगा ना, तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। और ये इनएफिशिएंट होता है, और इनएफिशिएंसी भी इसकी 3 तरह की होती है, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी, टेक्निकल इनएफिशिएंसी और एक्स इनएफिशिएंसी। ठीक है मेरे भाई। अच्छा जी, मोनोपोली के इक्विलिब्रियम ग्राफ सेम है जो हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पढ़े हुए, ये दोनों के सेम, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। और लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। मोनोपोली कैसे बैरियर लगाता है और मोनोपोली बैरियर लगाकर कैसे अपने कंपैटिटर को मार्केट से आउट रखता है? नंबर 1, कंट्रोल ओवर की इनपुट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी आपको फर्नीचर की। भाई जितना भी दरख्त हैं, जंगल है, उन सब का ठेका मेरे पास है, तो भाई सारा फर्नीचर का बिजनेस मैं ही कर रहा हूँ। और मैं रॉ मटेरियल से शेयर ही नहीं करूंगा तो कोई फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर सकता, तो मेरी मोनोपोली रहेगी। स्ट्रक्चरल बैरियर, भाई सम स्ट्रक्चरल बैरियर को नेचुरल मोनोपोली भी कहते हैं। वापडा का स्ट्रक्चरल बैरियर है, कोई वापडा जैसा बन सकता है? भाई कोई इतने खंबे तारे शारे नहीं लगा सकता, मीटर लाख करोड़ों के तादाद में नंबर ऑफ मीटर थे, तो भाई कौन इतना खर्चा करेगा? कैपिटल कॉस्ट कौन बेयर करेगा? कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ये पुराना प्रोड्यूसर होता है, काफी अरसे से मार्केट में इन होता है, तो दैट्स व्हाई ये कॉस्ट को मैनेज कर लेता है बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एट लो कॉस्ट। अगर कंपैटिटर आ रहा हो तो ये लो कॉस्ट की भी प्रोडक्शन कर सकता है और अपने कंपैटिटर को मार्केट में आउट कर सकता है। प्रीडेटरी प्राइसिंग, डंपिंग प्राइसिंग, अगर कोई कंपैटिटर मार्केट में आ रहा होगा और उसको पता चल गया कि मेरा कंपैटिटर मार्केट में आ रहा है, ये क्या कर देगा? लो प्राइस कर देगा, प्राइसेस इतना कम कर देगा कि नए वाले कंपैटिटर के लिए ना इतने कम प्राइस के ऊपर मार्केट में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं रहेगा, तो कंपैटिटर मार्केट से आउट हो जाएगा। रेगुलेटरी बैरियर, भाई अगर हम फार्मेसी ओपन करना चाहते हैं और गवर्नमेंट हमें लाइसेंस ही ना दे, क्या मैं फार्मेसी चला सकता हूँ? नहीं चला सकता। इसका मतलब अगर लाइसेंस मेरे पास नहीं है, कह सकते हो ये रेगुलेटरी बैरियर है। और रेगुलेटरी बैरियर किसने लगाया? गवर्नमेंट ने लगाया, रूल्स है गवर्नमेंट का, रेगुलेशन है। लीगल बैरियर क्या होगा? लीगल बैरियर ये है कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक बिजनेस किया और बिजनेस की हमारे पास मान लें कि एक रेस्टोरेंट है
उस रेस्टोरेंट में जो हम डिशेस बनाते हैं उसकी कुछ रेसिपीज है, उन सारी रेसिपीज को हमने लाइसेंस कर लिया, उन सारी रेसिपीज के हमने क्या कर लिए, पेटेंट्स ले लिए। अब वो हमारी रेसिपी को कॉपी कर नहीं सकता, तो ये हमारा लीगल बैरियर हो गया। ठीक है, या फॉर एग्जांपल लीगल बैरियर ये भी होता है कि भाई सर्दियां आने वाली हैं, भाई फलाने दरिया का ठेका मेरे पास है, यहाँ से यहाँ तक इतने किलोमीटर में मछलियां जो पकड़ेंगे वो हम पकड़ेंगे। अब ये लीगल बैरियर को उस जगह पर आ नहीं सकता, हमने इसके पैसे दिए हैं। ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है भाई? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है सेलिंग सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट कस्टमर ऑन डिफरेंट प्राइस। अगर मेरे पास मान लीजिए बॉल पॉइंट है, ये एक बॉल पॉइंट है, इस एक बॉल पॉइंट को मैं आपकी क्लास में मान लीजिए 30 रुपए का बेचता हूँ, सेम बॉल पॉइंट है, और साथ वाली क्लास में 40 रुपए का बेच देता हूँ, ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मैंने सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइसेस पर बेच दी, दिस इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल लाजमी इसकी एमसीक्यूज में आती है बच्चों। बच्चों बातों की ऑप्शन नहीं है प्लीज, बिल्कुल भी गुंजाइश बातों की नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एग्जामिनर एक एमसीक्यू में पूछा रहता है, एरोप्लेन की कहानी सुनाता है, भाई पैसेंजर बिजनेस क्लास से जा रहे हैं, इकोनॉमी क्लास से जा रहे हैं, क्या ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है? हम कहेंगे ये नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास में सर्विसेज का फर्क है। इलेक्ट्रिसिटी जो है भाई, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रेजिडेंशियल को अलग रेट पे प्रोवाइड की जा रही होती है और कमर्शियल सेक्टर को अलग रेट पे प्रोवाइड की जा रही होती है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट का डिफरेंस है, क्या ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है? है या नहीं है? नहीं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है भाई। बिजली का एक यूनिट है, रेजिडेंशियल वाले से कम पैसे, कमर्शियल वाले से ज्यादा पैसे। ऐसा थोड़ी है कमर्शियल सेक्टर वालों को जो बिजली जा रही है वो बड़ी लेवल की जा रही है, और रेजिडेंशियल को बड़ी थकड़ सी बिजली जा रही है, लो क्वालिटी की बिजली जा रही है। भाई नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो सेम ही है ना। भाई किन किन रीजन की वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी? नंबर 1, अगर फर्म प्राइस मेकर है तो डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होनी चाहिए? इनइलास्टिक। अगर इनइलास्टिक डिमांड है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी। स्पेशल ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने केक पर एग्जांपल दी थी, हमने कहा भाई 2 पाउंड का केक जो फ्रिज में पड़ा ये नहीं बनाना, ये नहीं चाहिए भाई, हमें स्पेशल एक गाड़ी बनवानी है, तो कहेगा भाई 500 रुपये ऊपर ले आओ, तो हम स्पेशल ऑर्डर देंगे तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो भाई बंद कर कॉल, इसको बैठ जा तेरी और कॉल बंद कर। भाई नहीं जरूरी कॉल, मेरी बात करा दे भाई, मेरी बात करा जल्दी बात कर। हाँ मेरी बात करा ना, कंपनी वाले की। हाँ तो मेरी बात करा, मैं सोचता हूँ कि बच्चे का सीए कराना कि नहीं कराना, ये एडमिशन करवा दें इसका। और बच्चा इतना मरी जा रहा है, उसने कहा मैं क्लास में ही कॉल उठानी है वरना मैं मर जाऊंगा। कंपनी वाले भाई अपने क्लास सारे सेल फोन, आपको पता है रिवीजन क्लास 1 घंटा 1.25 घंटा मेरे पास है ऐसे, उसमें या तो आपके चोंचले बर्दाश्त कर सकते हैं तो पढ़ा सकते हैं, या तो 3 घंटे की क्लास रख लेते, मुझे इशू नहीं है। मैं क्या किया तो भाई 1.25 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लिया करेंगे, बाकी 1.5 घंटे शरारतें कर लिया करेंगे। भाई मैंने तो इससे बात करके जाना है अब, इसके बाद क्लास के बाद। नहीं ये बुरी बात होती है, पहले बात करेंगे। तो लड़के से भी बात हो ही सकती है, उसे कौन सा गैर शहरी बात करनी है, मैंने लड़के से बात कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर उससे मुलाकात भी कर लेंगे। पहले बात फिर मुलाकात। क्या ख्याल, इस तरह से दोस्तियां बढ़ती है ना, क्या ख्याल है? जी सर। अच्छा भाई 10 मिनट रह गए, मुझे ओलिगोपली फड़काना है। जी सर। वापस आ जाए। कदम बढ़ाए। अच्छा जी, अब इसको नीचे रख दे, पढ़ ले आप। अच्छा
भाई प्रिवेंशन फ्रॉम रीसेल, अगर हम रीसेल से अपने आप मान लें कि हम एक प्रोडक्ट बेचते हैं, वो हम जिसको बेचते हैं वो आगे बेचना शुरू कर देते हैं, तो भाई हम प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर नहीं पाएंगे। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट, मार्केट का डिफरेंट होना जरूरी है। बच्चों मैं आपकी क्लास में मार्केट 30 का बेच रहा हूँ, आप लोगों ने खरीद लिया, फिर आप लोगों को ही मैंने 40 का बेच दिया, आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। हाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार। इन्फ्लेशन। भाई मैंने तो उससे मिलके जाना, तू जो मर्जी कर ले, पहले इसके बाद मैंने कॉल करनी है 5 मिनट पूरे, फिर इंशाल्लाह हम मीटिंग प्लेस तय करेंगे इंशाल्लाह, शाम को चलेंगे, इकट्ठे चले जाएंगे अगर मेरे तो यकीन नहीं आ रहा तो। अच्छा जी भाई फायदे ऑफ मोनोपोली, जी सर। भाई फायदे ऑफ मोनोपोली लाजमी पढ़ के जाइएगा यार। मोनोपोली हमें पता है मोनोपोली इनएफिशिएंट होता है, और भाई इनएफिशिएंट भी ज्यादा 3 तरीकों से हुई है। इनएफिशिएंसी कहता है वो भी मेरे लिए कम है, उसकी भी उसने दर्जे कैरेक्टरिस्टिक्स बना दी। 3 तरह का ये इनएफिशिएंट होता है। टेक्निकल इनएफिशिएंसी का मतलब क्या होता है भाई? नॉट प्रोड्यूसिंग गुड्स बाय यूजिंग इन मिनिमम इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट। इसका मतलब यह है कि भाई जो टेक्निकल इनएफिशिएंसी है, मोनोपोली नॉट प्रोड्यूसिंग गुड्स बाय यूजिंग मिनिमम इनपुट, ये मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं करता ये, ठीक है? तो लिख लें नॉट प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट बाय यूजिंग मिनिमम इनपुट, यानी कि मिनिमम इनपुट से ये मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं करता, ये टेक्निकल इनएफिशिएंसी हुई। भाई प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी क्या हुई? ये लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन नहीं करता। इधर ये लोएस्ट एवरेज कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन नहीं करता। चेक करें, हालांकि मोनोपोली कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन कर सकता है C1 पर वो C2 के ऊपर प्रोडक्शन करता है। एक्स इनएफिशिएंसी मीन वो कहता है कि मेरी मोनोपोली है, लोगों ने मुझसे चीजें खरीदनी है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे होने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा अपनी कॉस्ट को कम करने की जरूरत नहीं है, कोई मसला कॉस्ट ज्यादा ही आएगी, प्राइस बढ़ा दूं। हालांकि पोटेंशियल क्या है, वो इस कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो हाई कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन कर रहा था, क्योंकि वो विलन कमा रहना पसंद करता है। दिस इज द मोनोपोली। द लास्ट टॉपिक इज द ओलिगोपोली। उसके बाद चैप्टर 4 खत्म। ओलिगोपोली में क्या होता है? फ्यू सेलर्स होंगे जो कि सेम प्रोडक्ट भी और डिफरेंट प्रोडक्ट। भाई ओलिगोपोली ऐसे शहजादे लोग हैं, ये सेम प्रोडक्ट भी सेल करेंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट भी सेल करेंगे। जैसे कि अगर हम बेवरेजेस इंडस्ट्रीज को देखें, ये सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक सेम प्रोडक्ट्स होती हैं। सेलफोन वाले जितने भी ये सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। फीचर्स पर आ जाए भाई, यहाँ पे फ्यू सेलर्स होंगे, ये एक जैसी प्रोडक्ट बेचेंगे, जैसे राइस, शुगर, पेट्रोल, सीमेंट, सारी सेम प्रोडक्ट्स होती हैं। भाई जिस मध्य कंपनी का सीमेंट ले लो, सीमेंट ही रहेगा। मोबाइल हर कंपनी का डिफरेंट होता है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है ये एक दूसरे प्रोड्यूसर के ऊपर नजर रखे होंगे, वो क्या कर रहा है, वो जैसे करेगा मैं भी वैसे करूंगा, वो अपने बिजनेस को अच्छा इस तरह से इंप्रूव कर रहा है तो मैं भी उस तरह से इंप्रूव करूंगा, ठीक है? यहाँ पे मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट होगी। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व का मतलब यहाँ पे 2 तरह की डिमांड कर्व होगी, इलास्टिक भी होगी और इनइलास्टिक भी होगी। भाई यहाँ पे हैवी बैरियर होंगे मोनोपोली की तरह, लेकिन मोनोपोली तो बहुत तगड़े बैरियर लगाएगा, तो ये सेम बैरियर मोनोपोली वाले ही लिखे हुए हैं। क्योंकि जब ओलिगोपोली सारे मिल जाते हैं तो वो कार्टेल बना लेते हैं, और कार्टेल भी समहाउ एक तरह की मोनोपोली की ही शक्ल है। जी सर। फर्म आर डिफरेंट इन साइज। भाई यहाँ पे स्मॉल फर्म्स भी होंगी, लार्ज फर्म्स भी होंगी। लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लोगों के पास मार्केट इन्फॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि कभी भी कार्टेल लगेगा, प्राइसेस बदल जाएंगे। 2 तरह की ओलिगोपोलीज होती हैं, एक को क्लूसिव कहते हैं, एक को नॉन क्लूसिव। क्लूसिव का मतलब है कि कार्टेल लगा देंगे, भाई बातें ना करें। क्लूसिव का मतलब ये कार्टेल लगा देंगे। कार्टेल का मतलब 3-4 प्रोड्यूसर होंगे, वो मिलकर एक हो जाएंगे। वो कहेंगे यार अब हम एक हो गए, अब हम तय करेंगे कि कितनी सप्लाई मार्केट में इन करनी है और क्या मार्केट को चार्ज करना है, प्राइसेस क्या चार्ज करनी है। जब कार्टेल लग जाएगा, और वही सबसे पहले कार्टेल कहाँ पे लगा था आपको पता? ओपेक ने लगाया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है? तो ओपेक ने क्या किया था? कार्टेल लगाया कि भाई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल के जखीरे हमारे पास हैं, रिसोर्स हमारे पास हैं,
सो वी विल डिसाइड द प्राइस ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो उन्होंने पेट्रोल की प्राइस डिसाइड करना शुरू कर दी। कार्टेल करते क्या है, एक्सक्लूसिव ओलिगोपोली, भाई ये मार्केट की सप्लाई है, ये मार्केट की डिमांड है और मार्केट को इतनी क्वांटिटी की जरूरत है, वो सप्लाई कम लेकर आएंगे मार्केट में, सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर देंगे Q1 पर। जब सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, सप्लाई कम रहेगी, तो चेक करें मार्केट से प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होकर P1 पे चल जाएगी। तो सप्लाई कम कर प्राइसेस को इजीली वो बढ़ा देंगे एक्सक्लूसिव ओलिगोपोली कार्टेल क्रिएट करके। एग्जामिनर यहां से पूछता कि भाई कार्टेल जब दिल चाहे लगा लेंगे या इसके लिए कुछ कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है? हम कहेंगे भाई नहीं, हमारी चाहत पर कार्टेल लगने वाला नहीं है, कार्टेल लगाने के लिए कुछ कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। वो कंडीशन है क्या? ओनली वेरी फ्यू फर्म्स, भाई चंद फर्म कार्टेल लगा सकती हैं, सारे कार्टेल लगाएंगे तो सारों में कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाएगी, सारों का एक चीज पर एग्री होना मुश्किल हो जाएगा। दे आर ओपन विथ ईच अदर रिगार्डिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन मेथड, भाई कॉस्ट और प्रोडक्शन मेथड सेम होना चाहिए। मुझे बताएं, क्या मोबाइल कंपनी बाइक कंपनी से कार्टेल कर सकती है? भाई नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों में प्रोडक्ट का डिफरेंट है, कॉस्ट का फर्क है। क्या मोबाइल वाली कंपनी से कार्टेल कर सकती है? भाई ये इनमें कार्टेल होगा, सेम इंडस्ट्रीज में कार्टेल होगा। बाइक के साथ कर ले, सीमेंट के साथ कर ले, लाइक दिस। भाई डोमिनेंट फॉर्म होनी चाहिए, ऐसा ना हो छोटी छोटी मछलियां कहेंगे आओ कार्टेल खेले, एक बड़ी मछली आएगी वो सारी छोटी मछलियों को खा जाएगी, तो अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, ये वाला हमने पहले पढ़ लिया। भाई प्राइस इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए? इनइलास्टिक। भाई डिमांड इनइलास्टिक होनी चाहिए, यानी कि लोगों के लिए चीजें खरीदना जरूरी हो, वरना कार्टेल तो लगा लेंगे, लोग लगाते रहो, हमने कौन सी खरीदनी है, लगाते रहो, और लगाओ कार्टेल। ठीक है नी भाई, सिग्निफिकेंट बैरियर होंगे तो कार्टेल लगेगा। प्रोडक्ट सिमिलर बता चुका आपको। मार्केट का स्टेबल होना जरूरी है, यानी कि कोई प्राइस वार ना हो, प्राइस राइवलरी ना हो। प्राइस राइवलरी कब होती है? जब प्रोड्यूसर सेलर डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं। और लास्ट में गवर्नमेंट की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो तो कार्टेल कामयाब होगा, और अगर गवर्नमेंट आएगी तो कार्टेल वो ब्रेक कर देगी। कार्टेल सोसाइटी को कैसे नुकसान पहुंचाती है? भाई कार्टेल जब लगता है तो प्राइसेस हाई होती हैं, लैक ऑफ लूसिडिटी कहते हैं क्लैरिटी को। भाई पॉलिसीज की क्लैरिटी नहीं होती, समटाइम हम हिडन चार्जेस चार्ज करना शुरू कर देते हैं, आउटपुट कम होता है और पुअर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, और कहते हैं कि भाई सारे के सारे हम ही चीजें प्रोवाइडर हैं और हमारे अलावा किसी ने कोई चीज प्रोवाइड करनी नहीं, तो हम क्यों अच्छी चीजें प्रोवाइड करें, तो वो लो क्वालिटी गुड्स हम प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली को किंग डिमांड कर्व कहते हैं, और यहाँ पे प्राइस वॉर होती है, यानी कि दो प्रोड्यूसर होते हैं, कोई भी एक दूसरे की प्राइस को नहीं मान रहा होता, हर कोई कहता भाई तुम अपनी प्राइस चार्ज करो, मैं अपनी प्राइस चार्ज करूंगा। ठीक है, अच्छा इसकी डायग्राम ये है। फॉर एग्जाम्पल नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली, भाई टॉपिक कौन सा है? नॉन क्लूसिव। नॉन क्लूसिव का मतलब है क्लूजन नहीं है, क्लूजन मीन उनका आपस में अब कार्टेल नहीं रहा। अगर कार्टेल नहीं रहा तो कैसे बिहेव करेंगे? भाई दो फर्म्स हैं, फर्म ए है और फर्म बी है। फर्म ए ने कहा कि मैं प्राइसेस बढ़ाऊंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा मेरे पास रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। फर्म ए ने क्या किया? अपनी प्राइसेस बढ़ा दी। फर्म बी इंटरडिपेंडेंट होते हैं, फर्म बी चालाक था, उसने अपनी प्राइसेस को सेम रखा। अब लोगों के नजदीक फर्म बी की प्रोडक्ट सस्ती हो गई, सारे लोगों ने क्या किया? फर्म बी की तरफ रुख कर लिया। क्या ए को प्राइस इंक्रीज करने से कोई बेनिफिट मिला? नहीं। इसका मतलब मार्केट में कौन सी प्राइस चार्ज की जाएंगी? ये परफेक्टली ये इलास्टिक डिमांड है और ये इनइलास्टिक डिमांड है। जब ये इलास्टिक डिमांड इन इलास्टिक डिमांड में इंटरसेक्ट करेगी, जंक्शन पॉइंट होगा, यहां पे किंग बनेगा। जब ये किंग बनेगा इसका मतलब मार्केट में बस यही वाली प्राइस सेट रहेगी, ना इससे कम कोई कर सकता है प्राइस, ना इससे ज्यादा कर सकता है। पर ए ने पंगा लिया ये वाला। ए ने कहा कि भाई मैं मार्केट में मान लो एक प्रोडक्ट 100 की सेल हो रही है, ए ने कहा नहीं यार 100 की नहीं, मैं 110 की सेल करूंगा। ए ने प्राइस इंक्रीज किया,
जब ए ने प्राइस इंक्रीज की, बी ने तो प्राइस इंक्रीज ही नहीं की। क्या ए को प्राइस इंक्रीज करने से फायदा हुआ? तो ए का प्राइस इंक्रीज करना क्या रहा? प्राइस इलास्टिक रहा। और इसको नॉन मैचिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों ने आपस में मैच नहीं किया, उसने प्राइस बढ़ाई, उसने प्राइस नहीं बढ़ाई, नॉन मैचिंग चल। अच्छा, सेकंड सिनेरियो क्या हुआ भाई? ए ने कहा अच्छा यार प्राइस इंक्रीज है, कोई फायदा नहीं हुआ, ए ने प्राइसेस कम कर दी। जब ए ने प्राइस कम कर दी, अब अगर इस सिनेरियो में बी प्राइस सेम रखता है तो भाई बी मारा जाएगा, सारे लोग एक ही तरफ चल जाएंगे। बी क्या करेगा? इसकी प्राइस को फॉलो करेगा और बी भी प्राइसेस क्या कर देगा? कम कर देगा। जब ए ने प्राइसेस कम की, बी ने भी प्राइसेस कम कर दी, क्या ए को प्राइस डिक्रीज करने से कोई फायदा हुआ? नहीं। तो ए के लिए प्राइस डिक्रीज करना प्राइस इन इलास्टिक रहा। और क्या यहाँ पे दोनों के प्राइस मैच कर रही है? हाँ। तो लेस इलास्टिक डिमांड इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस क्या करती है? मैच करती है। बात समझ लगी? और लास्ट बात, जो इसका इक्विलिब्रियम बनेगा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा इलास्टिक और इन इलास्टिक दरमियान में जो गैप आ रहा होगा, एमसी हमेशा उस गैप से गुजरेगी। एमसी इस गैप को ब्रेक नहीं कर सकती। अगर एमसी इस गैप को ब्रेक करे तो क्या होगा? तो ये वाला सिनेरियो दोबारा आ जाएगा। चेक आउट। अगर एमसी ये बनती है तो एमसी इज इक्वल टू एम आर, ये होगा। देखें प्राइस क्या होना शुरू हो जाएंगी? इंक्रीज। और आपको पता है प्राइस इंक्रीज नहीं हो सकती। डन बच्चों? लास्ट में ओलिगोपोली के फायदे नुकसान। जी भाई मुझे टाइम नजर आ रहा है, भाई टाइम नजर आ रहा है भाई। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ओलिगोपोली के लाजमी एमसीक्यूज में आएंगे। और लास्ट टॉपिक इज डॉपली। भाई डॉपली की सिर्फ डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है और कुछ भी नहीं। डॉपली में क्या होगा भाई? दो डोमिनेंट सेलर होंगे जो कि यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करेंगे। सिर्फ दो डोमिनेंट सेलर, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक में कोक पेप्सी हो गया और एयरलाइन में बोइंग और एयरबस हो गया, जो कि पैसेंजर प्लेन्स बनाते हैं। बाकी ग्लोबलाइजेशन को बस नाम ही काफी बरकत के तौर पर पढ़ लीजिएगा, बाकी इसका कोई मसला इतना नहीं है। चैप्टर 4 डन। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 5 और 6 कम से कम 2 तो कर ही लेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह शुरू होता है।